हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 14वां चैप्टर चल रहा था 12th क्लास की ज्योग्राफी में, जिसमें हम जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। और जनसंख्या संरचना में ही हम बात करेंगे आज धार्मिक संरचना की। आज का टॉपिक हमारा ये धार्मिक संरचना है। तो देखिए बच्चों, भारतीय जनजीवन और जनसंख्या की प्रमुख विशेषता है धार्मिक संरचना का होना। जो हमारा भारतीय जनजीवन है और हमारी भारतीय जनसंख्या की जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता वही है धार्मिक संरचना, यानी धर्म के आधार पर हमारी जनसंख्या बटी हुई है। इसका समाज की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव दिखाई देता है धर्म का। भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्म स्थली माना गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 4 प्रमुख धर्म कौन कौन से हमारे भारत से जन्मे थे। एक तो हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख। ये चार धर्म हैं। जो ये 4 धर्मों का जन्म हमारे भारत में हुआ, बाकी के जो धर्म थे वो बाहर से आए थे। इसी भूमि पर विकसित और पल्लवित हुए होकर विश्व के विभिन्न देशों में फैले हैं। आज भी पल्लवित का मतलब होता है प्रसार होना। आज भी भारत में सबसे प्रमुख धर्म जो है वो हिंदू है, और हिंदू के नाम पर ही इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है, जिसका जन्म वैदिक काल से पूर्व का माना जाता है। हिंदू का जो जन्म है वो वैदिक काल यानी वेदों के काल से भी पहले का माना जाता है हिंदू धर्म। इसी आधार पर भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया जाता है। भारत में जनसंख्या के धार्मिक संगठन में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में। उसके कारण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ था, स्थान परिवर्तन हुआ था, और इसका प्रभाव यहाँ की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर पड़ा। इस स्थानांतरण का प्रभाव किस पर पड़ा, हमारे भारत की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर। विभाजन से पहले इस उपमहाद्वीप में कुल जनसंख्या का 66.5% हिंदू और 23.7% मुस्लिम जनसंख्या थी 1947 से पहले, जब हमारा भारत विभाजित नहीं हुआ था। और विभाजन के बाद यह अनुपात क्रम से 84.1% हिंदू, 9.8% मुस्लिम रह गया। 1951 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि इस वर्ष के पश्चात हिंदू जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में क्या हुआ है, घटा है, और मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। कहने का मतलब आज़ादी के बाद से और अब तक हिंदू जनसंख्या का अनुपात घटता जा रहा है, मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। सन 1961 में हिंदू जनसंख्या 83.4% थी, जो 2001 में घटकर 80.5% रह गई। जबकि इसी अवधि में मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत जो है वो 10.7 से बढ़कर 13.4% पहुंच गया। सारणी 14.8 में भारत की जनसंख्या की धार्मिक संरचना प्रदर्शित की गई है। तो हम देख सकते हैं इस सारणी में। तो देखिए बच्चों, ये सन 1961 है और ये 2011 है। इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हिंदू जनसंख्या जो है उसका प्रतिशत 1961 में 83.50 था, जो घट करके 79.56 हो गया है। उसी प्रकार मुस्लिम जनसंख्या है वो 1961 में 10.7 थी, और वह आज 2011 में बढ़कर 14.31 हो गई है। ईसाई जो है वो 2.4 थे, वो घट करके 2.36 हो गए। सिख जो कि 1.8% थी जनसंख्या, जो 1.74 रह गई है। बौद्ध जो है 0.7 थे, आज बौद्ध उतने ही हैं 0.77। जैन 0.5 थे, वो घट करके 0.41 हो गए। और अन्य में जो किसी धर्म को नहीं मानते 0.4 थे, उनकी संख्या बढ़ी है 0.85 हो गए। तो देखिए बच्चों, भारत में वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या का 79.56% जो भाग है वो हिंदू धर्मावलंबी हैं, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। देश में हिमाचल प्रदेश 95.43% में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम मिजोरम में
55% अल्प हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम हिंदू जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। तो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में हिंदू पाए जाते हैं और सबसे कम मिजोरम में। जबकि 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में 14.31% मुस्लिम धर्मावलंबी पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक जो केंद्र है वो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं 94.92% और जम्मू कश्मीर में 66.97% तथा सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या भी मिजोरम में ही पाई जाती है 1.14%। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या का निवास है। अगर जनसंख्या की कुल जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है मुस्लिम जनसंख्या, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल और बिहार का स्थान आता है। अब आता है बच्चों प्रजातीय या नृतात्वीय संगठन, यानी मानव प्रजातियों का संगठन। मानव प्रजातियां भी कई प्रकार की पाई जाती हैं। मानव के शरीर बनावट के आधार पर, मानव की कद काठी आदि के आधार पर उसको कई भागों में बांटा गया है। तो इसका अगला टॉपिक जो है हमारा प्रजातीय व नृतात्वीय संगठन। तो देखिए बच्चों, भारतीय जनसंख्या में उन मानव प्रजातियों का सम्मिश्रण है। मानव प्रजातियां कई प्रकार की होती हैं, सम्मिश्रण पाया जाता है जो प्राय ऐतिहासिक काल के पूर्व से लेकर बाद के युगों में भारत में प्रवेश करती रही हैं। ऐसी अनेक प्रकार की प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं जो पूर्व से लेकर के अनेक युगों में भारत में प्रवेश यानी भारत में आती रहीं। इसी कारण वर्तमान जनसंख्या उन लोगों का समूह है जो विभिन्न प्रजातीय पृष्ठभूमि के कारण विभिन्नताएं रखते हैं। वास्तव में भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थान है, अनेक प्रकार की प्रजातियों का संगम स्थान है। प्रोफेसर पंचानन मित्रा के अनुसार निग्रोइड ऑस्ट्रेलाइट प्रजातियों का मूल प्रदेश भारत था पहले। नई खोजों के आधार पर यह निश्चित है कि मानव के पूर्वजों का आदि उद्गम क्षेत्र जो था वो शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश था। शिवालिक जो हिमालय है उसका दक्षिणी प्रदेश था और बाद में यह उद्गम क्षेत्र उत्तर में तिब्बत ऑक्सस प्रदेश तक फैल गया, जो प्राचीन काल में जो मानव के पूर्वज थे। भारतवर्ष में हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक पहाड़ियों की खुदाई के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और मानवों को जीवाश्म प्राप्त हुए हैं शिवालिक की खुदाई में। इस तथ्य से ये प्रमाणित होता है कि मानव के मूल पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश रहा है। यानी खुदाई में जो पशु और मानवों के जीवों के अवशेष मिले हैं उससे ये मालूम होता है कि जो मानव है उसके मूल जो पूर्वज थे, पूर्वज, उनका उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश रहा है। यही कारण है कि विश्व की अधिकांश प्रजातियां भारत में निवास करती हुई पाई जाती हैं। अनेक विद्वानों ने भारत की मानव प्रजातियों के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनमें प्रोफेसर हेडन, D.N. मजूमदार, B.S. गुहा, हर्बर्ट रिजले, S.C. हेडन मुख्य हैं। ये विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। इनमें भारतीय नृतत्व यानी मानव प्रजाति शास्त्री B.S. गुहा ने सन 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहते हुए, ये 1944 में हमारे भारत के जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है, जो पुरानी तत्वों का सर्वेक्षण किया जाता है, उस विभाग के निदेशक रहते हुए भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वह इस प्रकार है। सबसे पहला है बच्चों निग्रिटो। सबसे पहला क्या है? निग्रिटो। तो देखिए यह भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं, परंतु कुछ पश्चिमी विद्वानों के अनुसार यह प्रजाति अफ्रीका से भारत आकर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भूभाग, जो हमारे भारत का दक्षिणी भाग है, पठारी भाग, उस भूभाग के जो घने जंगल हैं उन जंगलों में रहने लगी। ये लोग कद में बहुत छोटे होते हैं, इनका कद छोटा होता है, लंबाई, इनका जो सिर है वो छोटा किंतु ललाट उभरा हुआ होता है, माथा जो होता है वो उभरा हुआ होता है। इनके बाल सुंदर और ऊन जैसे होते हैं इनके बाल। ये लोग रंग में काले होते हैं। सिर की बनावट गोल एवं मध्यम होती है, ना तो ज़्यादा गोल होती है ना ज़्यादा लंबी होती है। चेहरा छोटा होता है, नाक चपटी होती है और चौड़ी होती है। होठ मोटे और मुड़े हुए होते हैं इनके। वर्तमान में इनकी उपस्थिति भारत में बिखरे हुए रूप में मिलती है, विशेषकर उत्तर पूर्व के अंगामी नागा और झारखंड के बाडगिस जनजाति इसी प्रकार की विशेषता रखती है, विशेषकर उत्तर पूर्व की नागाई जनजाति और झारखंड की बाडगिस जनजाति। इसके बाद में दूसरा आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। देखिए गुहा के अनुसार यह भारत की मूल प्रजाति मानी जाती है,
परंतु प्रोफेसर हटन इन लोगों को भूमध्य सागरीय प्रदेश से आया हुआ बताते हैं। प्रोफेसर ये बताते हैं हटन कि ये जो प्रजाति है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आई है। वर्तमान में इनकी उपस्थिति हमारे भारत में मध्य और दक्षिण भारत के पहाड़ी वनों में मिलती है। इनके बाल घुंघराले, होठ मुड़े हुए होते हैं। नाटे कद यानी छोटे कद के ये लोग गहरे भूरे रंग के होते हैं। इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योग दिया है। मलयालम, मुंडा, संथाल, कौल, भील इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तीसरी आती है मंगोलॉयड। मंगोलॉयड प्रजाति देखिए ये भी मानव प्रजाति है। इसका आगमन चीन और मंगोलिया से माना जाता है। मंगोलॉयड जो कि मंगोलिया नाम से ही बना हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों से आकर यह प्रजाति लद्दाख, सिक्किम, लाहौल, स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यानी जो उत्तरी भारत के जो पहाड़ी वाले राज्य हैं उनमें मिलती है। इनका जो मुंह होता है वो चपटा होता है। गाल की हड्डियां उभरी होती हैं, दिखाई देती हैं गाल की हड्डियां, और आंखें बादाम की आकृति की होती हैं। जिस तरीके का बादाम होता है उसकी जैसी आकृति होती है। इस समूह के दो उपविभाग भी हैं, एक तो पूर्व मंगोलॉयड और एक तिब्बती मंगोलॉयड। पूर्व यानी पूर्व की तरफ और तिब्बती यानी तिब्बत में रहने वाले। इसके बाद में चौथी प्रजाति आती है भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो देखिए बच्चों, इस प्रजाति का भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान रहा है। पश्चिमी विद्वान इसे पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र अथवा दक्षिणी पश्चिमी एशिया से भारत में आया हुआ मानते हैं। इस प्रजाति समूह के भी 3 उपसमूह हैं, पूर्व भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति और पूर्वी भूमध्य सागरीय। ये 3 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। एक तो भूमध्य सागर से पहले, एक भूमध्य सागर के आसपास और एक भूमध्य सागर के पूर्व में, पूर्वी दिशा में पाई जाने वाली। इसके बाद में अगली जो प्रजाति है वह है चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां। तो देखिए भारत में पश्चिम से आकर इस प्रजाति के 3 समूह पाए जाते हैं। भारत में ही पश्चिम से आई थी। एल्पिनॉइड, डिनारिक, आर्मिनॉइड समूह के लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में आकर के बस गए। इसके बाद देखिए बच्चों, लास्ट में 6वीं जो प्रजाति है वह है नॉर्डिक। यह प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई और ईसा के 2री शताब्दी में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में जाकर के बस गई। और इस तरीके से ये हमारा बच्चों 14वां चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको हम देख सकते हैं।